पहले के मुकाबले आजकल की कॉमेडी में काफी बदलाव आ गया है। कॉमेडी शोज कभी हल्के फुल्के मनोरंजन का माध्यम रहे तो कभी सत्ता, समाज और सोच पर तीखा व्यंग करने का हथियार। स्टैंड अप के अंदर आप सोलली हंसने आ रहे हो, मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं समाज बदलूंगा। कॉमिक के सामने चैलेंज है फनी होने का, कॉमिक के सामने इंटेलिजेंट होने का चैलेंज नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रियल चैलेंज जो है ना, वो फनी और इंटेलिजेंट दोनों होने का है। अगर आप जनरल कंटेंट की बात करें, वो काफी डिमीनिंग हो गया है। हम अब डबल मीनिंग बातें होने लग गई हैं, बहुत सारी अंडर द बेड स्टेटमेंट्स होते हैं। आज के जेनजी की भाषा ही गाली है या वो ज्यादातर यूज करते हैं। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना डिस्कशन काम करता है कि यार ये करना है और ये नहीं करना। स्टैंड अप की दिक्कत ये है कि स्टैंड अप डेली सामने होता है। कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। शायद से आपको वो चीज फनी नहीं लगेगी, मुझे वो चीज फनी लगेगी, सर को कोई और चीज फनी लगेगी। करेक्ट। क्या ये एक विशियस साइकिल नहीं है? हम कहते हैं कि जो कॉमेडियंस दिखा रहे हैं वो समाज का आईना है, और फिर हम कहते हैं जो आप परोस रहे हैं वही समाज जो एक्सेप्ट भी कर रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमें उस रूम के अंदर, बोले अब रूम बोल लीजिए, ऑडिटोरियम बोल लीजिए, एक माहौल बनाना होता है कि यार ये तो बिल्कुल रिलेटेबल बात बोल रहा है ना, ये हम भी सोचते हैं, ये होता है, ये फनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें बातचीत ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे नॉर्मल इंसान बातचीत करता है। आपको लगता है इजी टारगेट हो गए कॉमेडियंस कि इनके ऊपर केस कर दो, इनके ऊपर FIR कर दो, देश के लिए कुछ बोल दिया तो, सत्ता पक्ष के लिए बोल दिया तो? हाँ, आई माइट साउंड कंट्रोवर्शियल, बट हम अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हैं। आपको लगता है इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए? ये हर राइटर को, हर कार्टूनिस्ट को, हर स्टैंड अप को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि यात्रा कैसे चलानी है। अब वो कहते हैं काम को अगर मजा आने लगे काम में तो काम काम की तरह नहीं लगेगा। Exactly. तो वही मेरा है कि ये मैंने चुना है कि अब मैं पुराने जमाने की एक फर्जी किस्म के महानता बोध में नहीं रह सकता कि आपने जो कंटेंट दिया उसके व्यूज आए, आपके फॉलोअर्स आए, उसी से पैसा आता है। तो ये मतलब ये मजबूरी कहूँ आप लोगों की या ये फ्रीडम कहूँ आप लोगों की? बदनाम होके अगर नाम कमा लिया तो वो नाम कितने समय तक रहेगा? मॉरली तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कह रहा हूँ मेरे मॉरल्स अलग हैं, लोगों के मॉरल्स अलग हैं। संयम थोड़ा लोगों को भी बरतना चाहिए, ऐसा लगता है। ये फैमिली से शुरू होगा और स्कूल से शुरू होगा, और मुझे लगता है कि सीनियर का काम यह है कि कुछ पुराने लोगों के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं बतरस। क्या आप कॉमेडी शोज या फिर स्टैंड अप कॉमेडी देखना पसंद करते हैं? तो फिर आपने महसूस किया होगा कि पहले के मुकाबले आजकल की कॉमेडी में काफी बदलाव आ गया है। कॉमेडी शोज कभी हल्के फुल्के मनोरंजन का माध्यम रहे तो कभी सत्ता, समाज और सोच पर तीखा व्यंग करने का हथियार। पहले के समय में कॉमेडी ज्यादातर साफ सुथरी, पारिवारिक और सरल होती थी। टीवी के दौर में शरारत, देख भाई देख, ऑफिस जैसे शोज बिना किसी अश्लीलता के दर्शकों को हंसा देते थे। जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, जसपाल भट्टी, ये सब सभी को याद होंगे। भारत में कॉमेडी का चेहरा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और लाइव शोज ने कॉमेडियंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उनकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। लेकिन इसी के साथ बड़े हैं विवाद, FIR और अदालतों तक पहुंचने वाले मामले। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया से जुड़ा विवाद सबसे ताजा है। कथित अश्लील और आपत्तिजनक सवालों ने देश भर में बहस छेड़ दी। महाराष्ट्र से लेकर असम तक कई FIRs दर्ज हुई। जांच एजेंसियों ने समन भेजे और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा हुई और गरिमा बनाए रखने की बात कही गई। इससे पहले कुणाल कामरा, वीरदास और मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस भी अपने कंटेंट को लेकर कानूनी और सामाजिक विवादों में घिरे रह चुके हैं। सवाल यह है कि क्या आज के कॉमेडियंस के पास कंटेंट की कमी हो रही है? क्या वायरल होने और जल्दी फेमस होने की दौड़ में वो जानबूझकर ऐसे विषय और भाषा चुन रहे हैं जो विवाद पैदा करे, या फिर समाज की संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है कि अब हम हर बात पर आहत होना आसान समझने लगे हैं? एक तरफ कला की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाती है, तो दूसरी तरफ है समाज की मर्यादा, आस्था और भावनाएं, जिन्हें ठेस पहुंचाना भी उतना ही गंभीर मुद्दा है। बतरस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कॉमेडी का स्तर गिर रहा है या हमारी सहनशीलता। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने व्यंग्यकार आलोक पौराणिक जी। वो कार्टूनिस्ट हैं, अमर उजाला समेत कई अखबारों में इनके कॉलम भी प्रकाशित होते हैं। इनके व्यंग यात्रा अमर उजाला के साप्ताहिक कॉलम जाल भट्टा से करीब 30 साल पहले शुरू हुई थी और इस व्यंग यात्रा के कुछ पड़ावों के तौर पर इनकी 13 किताबें भी आ चुकी हैं।
साथ ही अभिमन्यु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक यंग स्टैंड अप कॉमेडियन है। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये जो आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी है और जो अपना ट्रेडिशनल सटायर होता था, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, ऊपर से देखने में ये भले ही एक जैसे लगे, अंदर बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं। दोनों मीडियम अलग है, दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों को करने वाले लोग अलग हैं। सटायर कार्टूनिस्ट की आप बात कर रही हैं, उनकी कैटेगरी आती है व्यंग्यकार या कि कार्टूनिस्ट, वो पत्रकार में गिने जाते हैं, पत्रकार जर्नलिस्ट है ना। स्टैंड अप को अभी भी हम इंटरटेनर्स में काउंट करते हैं जी। जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, कार्टूनिस्ट है, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ आता है, पढ़ा लिखा होता है। हालांकि अब तो जैसे अभिमन्यु जी खुद लॉयर हैं, तो अभी भी नए स्टैंड अप वाले बहुत पढ़ लिख कर आ रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। तो पत्रकारिता एक इंस्टीट्यूशनल काम था, है ना। उसमें आप जाते थे तो पहले दिन से आपको वीकली कॉलम नहीं मिलता था, आप देखते थे सीनियर्स को। बिल्कुल। आप जो कॉपी लिखते हैं उसको एक एडिटर देखेगा, वो एडिटर उसकी ऑडियंस की सेंसिबिलिटी से वाकिफ है। सर, आपने जैसे बोला कि आप अखबार में लिखते थे, हम किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं, तो बहुत लेवल से आपका वो सटायरिकल पीस जो है वो होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिश भी हो जाता है एंड प्रेजेंटेबल, अगर मैं कह सकूं तो हो जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल हो। लेकिन ये लिबर्टी स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास नहीं होती है। अभिमन्यु, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप जब अभी अपना सेट लिखते हैं, क्या चल रहा होता है दिमाग में? दिमाग में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, इस मेन मोटो या मेन एम यही होता है टू मेक ऑडियंस लाफ। हाँ, कि मुझे हंसी से मतलब है, मुझे स्टैंड अप ये तो अब हो गई ये चीज़ें कि इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी। मतलब अगर पुराने देखो तो कि स्टैंड अप के अंदर आप सोलली हंसने आ रहे हो, मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं समाज बदलूंगा। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो। अब स्टैंड अप के अंदर ज़बरदस्ती आजकल पॉलिटिक्स घुस गया है कि इसने ये ऐसा बोल दिया। नहीं भाई, आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे थे। आप मूवीज देखते हो या कुछ भी देखते हो, आप हर चीज नहीं सीख के आते हो ना। मूवीज में मर्डर भी दिखाते हैं, वो तो नहीं सीख रहे हो आप। ठीक है, उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो सीख रहे हो। तो स्टैंड अप बेसिकली अगर आपको कुछ सीखना है तो बेटर सीख लो, वरना फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऐसा वो हमने ले नहीं रखा है ठेका कि भाई हमें सब कुछ अच्छा ही बताना है, सब कुछ खराब ही बताना है। फिर इस हिसाब से मैं नहीं हंसा पाऊंगा किसी भी बात पे। देश के मुद्दे पे बात करके मैं उसको सैटायरिकल तरीके में बोल सकता हूँ या किसी और तरीके में बोल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद लोग कहेंगे क्या इंटेलिजेंट आदमी है, यूं नहीं कहेगा फनी आदमी है। हाँ हाँ, तो बट हम वहाँ फनी होने के लिए खड़े हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अभिमन्यु, जो बात आपने कही, क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस हूँ, राइट, आप अगर कोई अपना व्यू रखते हैं पॉलिटिकल उसके ऊपर, तो लाइक आई सेड कि अब हर कोई व्यू रखने का एक बोलते हैं ना राइट हो गया है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, हमारा भी राइट है कि हम उस पर कुछ भी लिख दें। आपके सामने तो ऑडियंस बैठी है सामने सामने, तो अगर आप की ही बात नहीं कर रही हूँ, आपसे पहले बहुत सारे और स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, हमारे पास बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने कभी देश के बारे में कुछ कहा या फिर उन्होंने सत्ता पक्ष के बारे में कुछ कहा और उनको बैकलैश मिला। आप इसको ठीक मानते हैं? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए बैकलैश। या ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ खराब लग रही है आप उसे बता दीजिए। ठीक है, आप उन चीज़ों के पीछे बहुत बार ऐसा होता है कि धमकी आने लग जाती है। एट द एंड ऑफ द डे स्टैंड अप कॉमिक्स आर ऑल्सो ह्यूमंस। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी सेम फील हो रहा होता है। अब राह चलते व्यक्ति को आप बोलोगे तेरे को मार दूंगा, तेरा घर जला दूंगा मैं, तो उसे भी डर लगेगा। जस्ट बिकॉज ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक, उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, आप उसे इंटरनेट पे धमकियां देते हो, आप उसे मतलब इंटरनेट इज ब्रूटल बेसिकली। और हम बोलते हैं कि गालियों से इफेक्ट नहीं पड़ता या इन सब से इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। हम भी इंसान है, हमें नहीं पता कौन व्यक्ति किस समय पर किस सोच के साथ बैठा। बेसिकली अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि मैं तुझे तो मार के दिखाऊंगा, ठीक है, हम बोला ठीक है मार लियो, बाई चांस वो मेरे घर के नीचे ही खड़ा हुआ है तो करेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। हम किसी का भी मोटो जान नहीं सकते, हम किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि स्टैंड अप के अंदर आप देखोगे या किसी भी चीज में आप देखोगे, स्टैंड अप कॉमिक्स कोई अपने साथ बहुत ज्यादा फोर्स लेके तो चलते नहीं है, बेचारा अकेला चल रहा होता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है उसको। तो पॉइंट ऑफ व्यू बैकलैश मिलना या कुछ भी आप उसे समझा सकते हो कि यार, और फर्स्ट और मेजर थी कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। शायद से आपको वो चीज फनी नहीं लगेगी, मुझे वो चीज फनी लगेगी, सर को कोई और चीज फनी लगेगी। करेक्ट। तो लोग जो है इसका मिसयूज कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इजी टारगेट हो सकते हैं। इजी टारगेट है। लेकिन सर, हैविंग सेड दैट, जैसे कि आपने बोला कि इनके पास एक चैलेंज होता है कि इंस्टेंटली हमें लोगों को हंसाना है और इंस्टेंटली सामने लोगों का रिएक्शन इनको दिखता है। बट अगर आप जनरल कंटेंट की बात करें, वो काफ़ी डिमीनिंग हो गया है। हम अब डबल मीनिंग बातें होने लग गई हैं, बहुत सारी अंडर द बेल्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ़ नथिंग, गालियों का ऐसे प्रयोग होता है जैसे शायद हम बोलचाल में करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद एक्सेप्टेबल ना हो। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब नया नहीं है, सब हो चुका है, बड़ा पुराना है। आप अगर हिंदी
क्षेत्र से आते हैं तो आपको याद हो 20-30 साल पहले फिल्में आया करती थी, डाकू हसीना की जवानी, डाकू हसीना, है ना, वो नॉर्मली चलती थी मॉर्निंग शोज में, सी ग्रेड डी ग्रेड बोलते थे, वो चलती थी, तब भी चलती थी। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े एक्टर हुए दादा कोंडके, बात कर रहा हूँ 30-40 साल पुरानी, उनका क्लेम टू फेम ही यही था, डबल मीनिंग, और बहुत बड़े स्टार थे वो, है ना। साउथ में सिल्क स्मिता, है ना, वो तो उनका क्लेम टू फेम। तो ये कोई नया नहीं है। देखिए मार्केट है, बाजार है, बाजार में मैं अपना सेगमेंट पिक कर सकता हूँ। हिंदुस्तान लीवर 4 तरह के साबुन बनाती है, डव बनाती है, अलग लेवल है, पियर्स बनाती है, अलग लेवल है, लक्स बनाती है, अलग लेवल है, लाइफबॉय बनाती है, अलग लेवल है। तो मार्केट है ये, मार्केट में मुझे चूज करने का अधिकार है। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसी बात बोलना आपको बहुत जल्दी फेम दिलाता है, इंस्टेंट फेम। इसका गणित ये है, इंस्टेंट फेम यानी आप में इंस्टेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आपके ज्यादा व्यूज, अभी लाइक की बात नहीं कर रहा, व्यूज आते ही आप बन गए सेलिब्रिटी। तो ये गणित है। तो इसमें इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि मैं ही बोल दूं अभिमन्यु से कि अब अभिमन्यु इसके बाद ना तुम जरा मेरे साथ मार पिटाई कर देना यहाँ, है ना। अब कल खबर छप जाएगी कि एक लाइव शो में मार पिटाई हुई, है ना। अब इसके बाद इस शो को ज्यादा देखा जाएगा, इस शो मार पिटाई हुई थी। दैट कैन बी स्ट्रेटजी ऑल्सो। लेकिन मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, अभिमन्यु ने बहुत अच्छी बात कही, कॉमिक के सामने चैलेंज है फनी होने का, कॉमिक के सामने इंटेलिजेंट होने का चैलेंज नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रियल चैलेंज जो है ना, वो फनी और इंटेलिजेंट दोनों होने का है। मैं आपके सामने एक नाम रखता हूँ, चार्ली चैपलिन। बिल्कुल। उनसे बड़ा फनी कौन और उनसे बड़ा इंटेलिजेंट कौन, है ना। मैं आपके सामने एक नाम और रखता हूँ, हिंदी में एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए हरिशंकर परसाई, हमारे एक तरह से कुलगुरु कह सकते हैं आप उनको। तो उनका एक लेख बड़ा अद्भुत लेख है, उनका कि हंसाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम हंसा किस चीज पर रहे हैं, है ना। आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का केले के छिलके पर पैर पड़ गया, वो गिर गया, ये हंसी क्रिएट करता है, मगर मुझे क्या इस पे हंसाना है ना। पुराने जमाने में आपको जो लेखक होते थे वो पत्नी और नौकर पे ऐसे प्रसंग लाके कि उनको बेवकूफ साबित करें, उससे हंसाते थे। तो ये कॉन्शियस चॉइस है कि मुझे चार्ली चैपलिन के रास्ते पे चलना है, हरिशंकर परसाई के रास्ते पे चलना है। वो रास्ते थोड़े से ज्यादा मेहनत वाले रास्ते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म के रास्ते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या बेचना है, डव बेचना है या लाइफबॉय बेचना है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, वहाँ मार्केट भी है। अगर आप ये कंटेंट दे रहे हैं तो इससे पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। अभिमन्यु, आपकी लेवल के मैं लोगों की बस मतलब सोच जानना चाहूंगी, ये बताइए कि क्या वायरल होने का एक दबाव आपके ऊपर रहता है, इसलिए लगता है कि जैसा सर ने कहा कि कुछ ऐसा बोल दो जो तुरंत वायरल हो जाए, ये दबाव रहता है? दबाव वायरल होने का नहीं होता मैम, दबाव पैसे का होता है कि हम पैसा कैसे कमा पाएंगे। आप स्टैंड अप का अगर फॉर्मेट समझने पे आए, मतलब लेट मी टेल यू कि स्टैंड अप में पहले हमें अपने लिखना होता है, उस चीज़ों को ट्राई करना होता है। हम लिखते जोक्स हैं, ऑडियंस के रिएक्शन पे होता है कि वो जोक है या प्लेन लाइन है। कभी कभी हमें लग रहा होता है ना, हमने लाइन बहुत फनी लग दी है, लेकिन वो नहीं हंसा पा रही। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, जैसे कोई भी मैंने एक सेट लिखा है, 5 मिनट का सेट लिखा है मैंने, इस 5 मिनट को मैं पहले कॉमेडी वेन्यूज पे जाके पैसे दे के ट्राई करूंगा। ठीक है, आज से 4 साल से वही चार्जेस चल रहे हैं, 150 फॉर 5 मिनट्स या 200 फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 150 से 200 रुपये हमें देना पड़ता है जो हमने लिखा है उसी चीज को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद ऑडियंस भी इजीली नहीं मिलती है। ठीक है, हमें बाहर खड़े होकर कॉमेडी वेन्यूज पे बोलना होता है, हाय गाइस हम लोग एक फ्री स्टैंड अप कॉमेडी शोज कर रहे हैं, और वहाँ पे भी लोगों के बहुत सारे वो व्यूज रहते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बार आपको कोई चीज बोली, आपको फनी लगी, मेरा 5 मिनट गया। ठीक है, मैंने सेकंड 5 मिनट में उसी सेम चीज को बोला, सर को फनी नहीं लगी। अभी कितना लंबा प्रोसेस है। वो जोक जब एक बार 100-200 बार टेस्ट हो जाता है कि हाँ अब तो इस पे लाफ आ ही रहा है, तब जाके वो एक सेट में होता है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिंगल जोक। राइट।
ऐसे करके 5 मिनट बनाने घटते हैं और 5 मिनट को 50 मिनट बनाना पड़ता है, 50 मिनट को 1.5 घंटा बनाना पड़ता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप भी बता रहे हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट गोज, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट गोज Exactly. बिहाइंड इट, इसीलिए पॉपुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु, एक सवाल, या आप लॉयर थे, कॉमेडियन कैसे बन गए? इसके पीछे रीजन यही है कि माय मॉम यूज्ड टू बी अ लॉयर, ठीक है, एंड मेरे को बहुत सारा, मेरे को ना बेसिकली पॉलिटिकल कॉमेडी करना था, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि इस लॉ वाली चीज़ को मेरे को पॉलिटिकल ही करना था। हाँ. कि इस लॉ वाली चीज़ को मैं यहाँ पे घुसेड़ सकता हूँ। जैसे मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज है, लॉ की पूरी नॉलेज है, मंत्री क्या बोल रहे हैं मुझे इस चीज़ की भी नॉलेज है, मैं इस चीज़ को दोनों को मिला के किसी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में स्नीक इन कर सकता हूँ जिससे ऑडियंस को लाफ्टर आ जाए, जो मैंने ट्राई किया। फिर धमकी आ गई। एक्चुअली मेरा पॉइंट वही था कि सर, एक लाफ्टर लेकर आना वर्सेस आप किसी का अपमान कर रहे हैं, एक बहुत ही, आई एम श्योर, बहुत ही एक हल्की सी लाइन होगी, बहुत ही पतली सी रेखा होगी, इसको कैसे जज किया जाए? मैम देखिए, यहाँ रोल आता है आपके कॉन्शियसनेस का, आपके पढ़े लिखे होने का, आपके एक टर्म होता है विवेक जी, डिस्क्रिशन, कि ठीक है, एज ए राइटर फॉर एग्जाम्पल, एज ए राइटर या एज ए एनिमेटेड कार्टूनिस्ट, मुझे 100% पता है कि ये लाइन लाफ्टर लेके आएगी, है ना। मैं सन्नी लियोनी जी पे 2 लाइन लिख के लाफ्टर ला सकता हूँ, मुझे पता है। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि मुझे इसे यूज़ करना है कि नहीं करना, है ना। सन्नी लियोनी जी एक सम्मानित प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तो जस्ट बिकॉज कि वो उस प्रोफेशन में है और जस्ट बिकॉज शी इज लेडी, क्या मुझे उन पे लाफ्टर क्रिएट करके कुछ लाइक्स कमाने चाहिए, यहाँ डिसाइड करना है मुझे। तो यहाँ हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना डिस्कशन काम करता है कि यार ये करना है और ये नहीं करना। स्टैंड अप की दिक्कत ये है कि स्टैंड अप डेली सामने होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे वक्त के सबसे बड़े हिस्टोरियन है आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया में 50 साल उन्होंने बताया। अभी उनसे ज्यादा फनी कोई नहीं, उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं, और उनसे बड़ा हिस्टोरियन कोई नहीं। 50 साल जो इंडिया में हुआ है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है लक्ष्मण साहब लिखा हुआ है। अब लक्ष्मण साहब का बहुत साफ प्रोसेस है कि ना तो उनको बिलो द बेल्ट हिट करना, ना उनको किसी महिला पे चोट करनी, ना किसी कमजोर को चोट करनी, और 50 साल निभा गए, दिल्ली निभा गए और बड़ा शानदार निभाया। मैं बात चार्ली चैपलिन की आपसे कर रहा था, लेकिन ये लोग ओवरनाइट नहीं बनते और कॉन्शियस डिसीजन के साथ बनते हैं एक पॉइंट के बाद कि यार दाल रोटी की व्यवस्था हो गई है, घर चल रहा है, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए मैं ये बाउंड्री लाइन नहीं तोड़ूंगा। वो फैसला हर राइटर को, हर कार्टूनिस्ट को, हर स्टैंड अप को करना पड़ता है, और ये इंडिविजुअल डिसीजन है। भाई ये फैसला कर सकते हैं, बोले भाई साहब मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आई वांट टू मैक्सिमाइज, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो ये इंडिविजुअल फैसला है, ये एक जनरल फैसला नहीं हो सकता। बट सर, क्या ये एक विशियस साइकिल नहीं है? हम कहते हैं कि जो कॉमेडियंस दिखा रहे हैं वो समाज का आईना है, और फिर हम कहते हैं जो आप परोस रहे हो वही समाज जो एक्सेप्ट भी कर रहा है। अब कुछ तरीके की गालियां हैं जो पहले इतने आमतौर पे नहीं दी जाती थी, या परिवार वालों के सामने नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वो खुल के स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे कहते हैं। इससे लोग रिलेट तो करते हैं कि यार सोचा तो मैंने भी ये था मन में, लेकिन कोई बोलता नहीं था। लेकिन क्या इसकी वजह से अब लोग थोड़ा ओपन हो गए? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉमेडी इज। 14 साल के बच्चे के लिए कॉमेडी अलग है, यहाँ एक 12 साल का बच्चा बैठा दीजिए, इफ समवन फार्ट्स इन दिस रूम, उसके लिए वो है कि कॉमेडी है, किसी ने कर दिया, देखो हमने तो मम्मी पापा ने बताया था बैड एटिकेट्स। 18 साल के बच्चे के लिए कॉमेडी अलग है, ठीक है, 30 साल के व्यक्ति के लिए अलग है। स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमें उस रूम के अंदर, बोले अब रूम बोल लीजिए, ऑडिटोरियम बोल लीजिए, एक माहौल बनाना होता है कि यार ये तो बिल्कुल रिलेटेबल बात बोल रहा है ना, ये हम भी सोचते हैं, ये होता है, ये फनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें बातचीत ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे नॉर्मल इंसान बातचीत करता है। कोई भी ऐसे बातचीत नहीं करता जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर हम 3 जने ऑफ द कैमरा बैठ गए और हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई, तो हम अलग तरीके से बात करेंगे कि सर आप भी, मैं शायद से भी कर दूंगी, सर आप मानोगे नहीं ना, नौची हो रहे हो सर, उस बात को ये भी एंजॉय कर लेंगे कि हाँ ठीक है, वो लेवल ऑफ कंफर्ट आ चुका है अब हम लोगों के बीच में। आज के जेनजी की भाषा ही गाली है, या वो ज्यादातर यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं सर, मतलब आई एम सॉरी बट जेनजीज के बीच में बैठोगे आपको लगेगा कि मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, मुझे लगने लग जाए, मैं उन्हीं की एज का मुझे लगने लग जाता है, मिलेनियल्स को भी लगने लगा है, मतलब पीढ़ी। आप मानते हैं सर इस चीज को? ठीक है, ऐसा है कि जनरेशनल चेंजेस ये भी कुछ नया नहीं, हमेशा से था, है ना। डेफिनेटली मैं अपने पिता या माँ से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे
हर स्मार्ट बच्चों को लगता है कि मेरे मदर फादर कुछ नहीं जानते। एग्जैक्टली। एक उम्र में लगता हाँ लगता है ना। एक अभी मेरे बच्चों को मेरे बारे में लगता है कि पापा तो कैसी बात करते हैं। ये कुछ नया नहीं है। इसमें जो नया ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें हम सब जानते हैं कि वो हैं, है ना। भाई हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पब्लिकली तो उनके बारे में बात नहीं करते ना। तो एक जो नॉर्म्स, अनरिटन नॉर्म्स होते थे, इन स्टैंड अप में रिलेटेबल बनाना है, फनी बनाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसको पब्लिक के सामने ले आए हैं। लेकिन मेरा उसमें भी कहना है कि सारे स्टैंड अप ऐसा नहीं कर रहे, वो मार्केट सबका अपना अलग है। अब किसी को लगता है कि इसमें है तो इट्स ऑल राइट, किसी को लगता है इसमें नहीं है तो वो भी ऑल राइट है। तो ये सब कुछ नया नहीं है। इतिहास पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको समझ में आता है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, फॉर्म बदल गया है। तभी दादा कौन के थे और अभी स्टैंड अप कॉमेडियन। आपको लगता है इजी टारगेट हो गए कॉमेडियंस कि इनके ऊपर केस कर दो, इनके ऊपर एफआईआर कर दो, देश के लिए कुछ बोल दिया तो, सत्ता पक्ष के लिए बोल दिया तो, परिवार के लिए बोल दिया, हमें पसंद नहीं आया तो हमने एफआईआर कर दी? एग्जैक्टली। I might sound controversial, but thanks to your media, not your media, thanks to the media. The media, हाँ. Thanks to the media, exactly. हाँ. कोई भी एक मुद्दा छुपाना है ना, तो कोई ऐसा छोटा सा मुद्दे को बड़ा बना दो कि ये मुद्दा दिखे नहीं। ये कॉमिक्स इस पे सबसे इजी टारगेट इसीलिए उन्होंने कुछ हर गाली हमेशा यूज करी जाती है। हाँ। कुछ भी बोला जाता है उस पे बोल दो कि स्टेज पे जाके ये बोल दिया, ये बोल दिया। इसके पीछे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो बहुत सारे छुप जाते हैं, क्योंकि ऑन एयर वही होता है। रणवीर अलाहाबादिया पॉपुलर भी तो बहुत है ना। हाँ, तो रणवीर अलाहाबादिया को फिर अगेन कंट्रोवर्शियल, रणवीर अलाहाबादिया को पॉपुलर बनाने वाला कौन था? लोग। ठीक है, आप उसी की बात से ऑफेंड हो गए हो। उसने एक बात बोल दी जो कि किसी और के द्वारा कही बात थी, लेकिन मौका चाहिए था। अब उस समय पे रणवीर अलाहाबादिया या समय रहना वो वही है ना, क्या कि मौके पे जिसकी गर्दन मिली उसी को पकड़ दिया। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज कर दिया गया और अपने एजेंडे को लेकर आप लोगों को पॉन बना लिया जाता है। दैट कुड बी वन रीजन। या एग्जैक्टली। हाँ, बट सर अग्रीड। मेरा पॉइंट ये है कि अब भारत जो है ना वो बाकी देशों से बहुत अलग है। हम अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सेंटिमेंटल है। आपको लगता है इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए? देखिए मैम, वही मसला आता है कि मुझे तो बनना है कंट्रोवर्शियल। फॉर एग्जांपल मेरी मार्केट स्ट्रेटजी ये है कि दिन में 4 बार मैं कंट्रोवर्सी करूंगा और 5 बार पीटा जाऊंगा और 7 बार बहुत भारी पीटा जाऊंगा और 3 बार मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी लेडी फ्रेंड्स आके मुझे पीटे, ताकि जो थोड़ा सा फ्रेम मुझे मिल जाए। 7 दिन में मैं नेशनल सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। तरीका नंबर 2 ये है कि भाई अब अपने लिमिट से आप खुद ड्रॉ कर लो कि धर्म पे नहीं बात करनी, या धर्म पे कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, या फैमिली रिलेशंस पे इसके ऊपर जाके बात नहीं करनी। ये हर राइटर को, हर कार्टूनिस्ट को, हर स्टैंड अप को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि यात्रा कैसे चलानी है। अब आप इसको लें जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुए हैं, आप उनका स्पैन देखें 10-20-30 साल का, तो क्या उस कंट्रोवर्सी के साथ 20-30 साल बाद हम उन्हें किस लिए याद करते हैं, है ना? आप देखेंगे समय रहना या और भी जो नाम है, एक 10 साल बीतने दीजिए। 10 साल बाद हम जिन स्टैंड अप कॉमिक्स को याद करेंगे, हम उनको कंटेंट के लिए याद करेंगे। जो कंटेंट जिसका वहां गया, समय की छलनी के पार जो जा रहा है उसको याद किया जाता है। समय की छलनी के पार आप सिर्फ कंट्रोवर्सी से नहीं जा सकते। समय की छलनी के पार आप सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की ऑनलाइन पिटाई से नहीं जा सकते। 2 दिन का मामला है। बट अभिमन्यु, आप उस समय भी स्टैंड अप देख रहे होंगे जब वीरदास, मुनव्वर फारूकी और ये लोग करते थे। आप अभी भी देख रहे हैं जब समय और रणवीर कर रहे हैं। इन लोगों के अगेंस्ट जब केस होते हैं या इतना बड़ा एक नेशनल इशू बन जाता है, मतलब वीरदास को लेकर तो पार्लियामेंट में भी बात की गई थी, इतना बड़ा इशू बनता है, तो इससे स्टैंड अप कॉमेडियंस के मनोबल पे क्या फर्क पड़ता है, असर पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट योर विल कि मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट कि यार मैं तो चेंज कर देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड कि अगर मेरे माइंड में मुझे गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और मैं उन चीज़ों को नहीं सह पा रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पीस ऑफ माई माइंड। कॉमिक मैं इसलिए बना था क्योंकि मैं अपनी इच्छा शक्ति से बनना चाहता था, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, ठीक है। और कॉमिक बनना भी इसलिए चाहता है, लोगों को दूर से बहुत ऐसी हाईलाइटेड सी प्रोफाइल दिखती है कि अरे तुम तो कॉमिक हो। ये हम इसीलिए बनते हैं, हम ये अलग अलग प्रोफेशंस इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पीस मिला। तो एट द एंड ऑफ द डे अब वो कहते हैं ना, काम को अगर
मजा आने लगे काम में तो काम काम की तरह नहीं लगेगा। Exactly. तो वही मेरा कहना है कि ये मैंने चुना है। और अगर इसके बीच में मेरे को कोई भी चीज खराब कर रही है या परेशान कर रही है, मेरे पास थ्रेट्स आ रहे हैं और मैं उन चीजों को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। करेक्ट सर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे, आपने सैटारिकल स्ट्रिप्स बनाई हैं, फिर अब आप आ गए डिजिटल मीडिया पे। आप ये हम बैक स्टेज बात कर रहे थे तो आपने बोला भी कि पहले इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब मैं व्यूज देखता हूँ। सो ये जो सोशल मीडिया का चेंज है, हाउ हैज दिस ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन योर थिंकिंग में बहुत फंडामेंटल चेंज ये आ जाता है कि पहले जैसे मैं आपके अमर उजाला में कॉलम लिखा, 7 साल कॉलम लिखा, 7 या 8 साल अखबार में लिख दिया, कॉलम छप गया, लेटर आ गए, बात खत्म, गो ऑन। अभी मैंने एक कार्टून बनाया, डाला डिजिटल पे, किसी में 800, किसी में 2000, किसी में 3000, तो 800 व्यू वाला मेरे माइंड लगता है यार ये व्यू कम क्यों आए, है ना? क्योंकि अब मुझे मार्केट में रहना है ना? अगर मेरे व्यूज कम होते होते 150 पे आएंगे तो अखबार कहेगा भाई साहब के व्यूज नहीं आ रहे और उसका टाटा बाय बाय, है ना? तो अभी मुझे बाजार में रहना है, बाजार में रहना है। बाजार में रहने का प्रेशर अब मेरे के सामने है कि मुझे फिर नए टॉपिक्स को देखना है, एड्रेस करना है मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, मुझे लगातार अपडेट होना है कि भैया 1.5 मिनट में बात कहो, 2 मिनट में बात कहो, तो छोटी बात कहो। ये परफॉर्मेंस का प्रेशर प्रिंट में नहीं था, अब है। और बिल्कुल बात सही कही कि भाई अगर मैं ऐसे हैंडल नहीं करता तो छोटे चला जाऊँ, माई चॉइस। तो अगर मुझे बाजार में रहना है तो बाजार की शर्तें तो माननी पड़ेंगी मुझे। इसमें लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अब मैं पुराने जमाने की एक फर्जी किस्म के महानता बोध में नहीं रह सकता। साहब मैंने एक लेख लिखा 20 साल पहले, मुझे 2 लेटर आ गए तो मैं बहुत महान हूँ। अब रियलिटी चेक आपको मिल रहा है, रोज चेक कर लो। हाँ। आप आज क्या हो, कल क्या हो। तो फिर अब मैं इवॉल्व करता हूँ कि यार एक काम करेंगे कि एक काम तो करेंगे सिर्फ जो मार्केट प्रेशर है, एक काम करेंगे मन का। और वो यहाँ देंगे ही नहीं, वो कहीं और देंगे, है ना, जहाँ कोई प्रेशर ना हो। तो रास्ता निकल जाता है। लेकिन प्रेशर तो है, मैं प्रेशर इसलिए है ना कि एक चेन है प्रेशर की। चेन प्रेशर की ये भाई कि अखबार अगर मुझे पैसा दे रहा है तो उसको पैसा लाना है, उसको पैसा तब लाना है जब उसको व्यूज मिल रहे हैं। तो कोई अखबार या आलोक पुराणे के अभिमन्यु कोई किसी एक आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं भाई, हम चेन का हिस्सा हैं। वो चेन चलेगी तो हमको मिलने वाला वही होगा एट द एंड ऑफ द डे। ये तो चेन का हिस्सा है, आप लोग तो खुद मतलब एक सोल प्रोप्राइटर हो। ये तो खुद ही चेन है। एग्जैक्टली आपसे शुरू होती है चेन, अगर मैं कह सकूं तो, कि आपने जो कंटेंट दिया उसके व्यूज आए, आपके फॉलोअर्स आए, उसी से पैसा आता है। सो ये मतलब ये मजबूरी कहूं आप लोगों की या ये फ्रीडम कहूं आप लोगों की? मैम बदनाम होके अगर नाम कमा लिया तो वो नाम कितने समय तक रहेगा? मॉरली तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कह रहा हूँ मेरे मॉरल्स अलग है, लोगों के मॉरल्स अलग है, ठीक है? तो मॉरली मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अपने यूट्यूब में डाला है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इससे एग्री कर रहे हो तो ठीक है। मेरा सवाल कहाँ से निकला ना सर, की इस बात से निकला कि उन्होंने कहा कि जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो इनको दे देता हूँ, जो अपने मन की करूंगा वो कहीं और छापूंगा। तो आपके पास वो कहीं और का माध्यम है, तो ये आपको कितनी ताकत देता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यार ऑब्वियसली फाइनेंशियल चीजें मुझे बूस्ट तो करेंगी ही ना। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्यूज। व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, मैं ज्यादा लिख पाऊंगा। मैं तो ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ा सा मतलब और खुल के लिख पाऊंगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। देखो मैं इसके बाद मैं उतना ही बोल सकता हूँ जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने भेज दिया, मैंने किसी बहुत बड़े आदमी को टारगेट कर दिया, उसके बहुत बड़े वकील ने मेरे को नोटिस भेज दिया, चलो आई एम अ लॉयर, मुझे छोड़ दो, हमारी लॉ की डिग्री छोड़ देते हैं, ठीक है? अब मैं जब उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सर मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो फंस गया ना, फिर वो मेरे लिए एक और बर्डन है। तो क्रिएटिविटी पे कहीं ना कहीं अंकुश लग जाता है। और ये सर समाज में ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़माने से भारत का परिप्रेक्ष्य भी चेंज होते हुए देखा है, कि आज हम और कम संवेदनहीन हो गए हैं, सहनशीलता हमें कम आ गई है कि ज़रा सा भी कुछ बोला और हमें लगता है ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा हो गया है क्या, या पहले भी था? देखिए, सोशल मीडिया ने हमें एक खास किस्म के इम्पेशेंस में डाल दिया है ना। जैसे आप अगर याद करें तो दिन भर पहले शाम को एक 9 बजे खबर आया करती थी, दिन भर अपना आधा घंटा खबर देखो, बात खत्म। 24/7 खबर है ना। आप रिलेट करेंगे इस चीज़ से। एक डाला हमने सोशल मीडिया पे और फिर चेक किया 2 मिनट बाद कि कितने व्यूज, कितने लाइक्स है ना। तो एक इम्पेशेंस है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, फौरन। अभी उसमें हो ये गया है कि हर आदमी आज की तारीख में अपनी फिल्म का सुपरस्टार है ना। हैड लंच दिस रेस्टोरेंट, पराठे के 5 सेल्फी, उसके 5 सेल्फी, और उसने अपनी फिल्म का सुपरस्टार है वो।
और चूंकि वो सुपरस्टार है तो हर एक को उसको नमस्ते करना चाहिए। तो हम सब 30 साल पहले थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल बिहेवियर करते थे कि यार फिल्म चल रही है, उसमें हम अभी कोने के कहीं एक कलाकार हैं। अभी फिल्म तो वही फिल्म है, हम ही फिल्म, वही स्टार है, वही पर्दा है। तो सेल्फ सेंटर्ड होने में अभी बचपन से ही बच्चा 8-10 साल से हो रहा है। तो मेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो इस भाव ने हमें नाराज ज़्यादा बनाया है, उग्र ज़्यादा बनाया है, आतुर ज़्यादा बनाया है। ये हिंदी समझ में आ रही है? हाँ, अरे बिल्कुल। तो वो अभी मुझे किसी को टॉलरेट क्यों करूं मैं? क्यों सवाल है। मैं टॉलरेट तब करूंगा या तो मुझे आप कुछ फायदा दिलवा दें। आप मेरी बॉस है ना। जो लोग बहुत बदतमीज हैं वो बॉस के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं क्योंकि वहां से फायदा मिलना है। मैं टॉलरेट क्यों करूं? अदरवाइज मैं टॉलरेट क्यों करूं? तो ये जो रिलेशंस का कॉमर्शियल एंगल हो गया है कि अब आई शैल इन्वेस्ट ओनली इन द रिलेशनशिप व्हिच कैन गिव मी समथिंग, बाकी हु द हेल यू आर। करेक्ट। तो ये भाव बहुत तेजी के साथ, और इसका मैं एक बहुत जिम्मेदार मानता हूँ सोशल मीडिया को, कि उन्होंने पर्सनल ट्रांसफॉर्म कर दिया। लंबा सोचना नहीं है, लंबा देखना नहीं है, एक टूल दे दिया आपके हाथ में कि आप कुछ भी कहीं 24/7। अब 1 मिनट, अब रील क्या है, ये हमें डोपामाइन देता है। 1 मिनट देख ली, अरे, और वो अच्छी नहीं लग रही, वी ऑल आर लाइक, हम ना अपने दिमाग को खुश कर रहे हैं कुछ भी चीज करके। लेकिन आपने सोशल मीडिया की बात करी सर, ये तो अब रहने वाला है, ये अब हकीकत है। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी तो हम उसे हर तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, हर बात पे राय रख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किसी एक्टर ने क्या कहा, किसी कॉमेडियन ने क्या कहा, हर चीज पे राय देते हैं। संयम थोड़ा लोगों को भी बरतना चाहिए, ऐसा लगता है। ये फैमिली से शुरू होगा और स्कूल से शुरू होगा। और मुझे लगता है कि सीनियर्स का काम यह है कि कुछ पुराने लोगों के बारे में बताएं, चार्ली चैपलिन के काम के बारे में बताएं। क्योंकि अभी दिक्कत ये भी है, जैसे कि अभी आप कहें कि साहब हार्दिक पांड्या की बैटिंग को अल्टीमेट मान लें, बच्चा मानेगा। वो भाई हार्दिक पांड्या को थोड़ा बताओ, गावस्कर भी हुए हैं, डोन ब्रैडमैन भी हुए हैं, तो वो बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा उसको। अभी दिक्कत क्या है कि उसकी उस ज्ञान के क्षेत्र वो नहीं है। ह्यूमर, अगर आप जैसे चार्ली चैपलिन आप दिखाओ 8 साल के बच्चे को, वो मजा आता है उसको, है ना। उसमें तो अच्छी बात लैंग्वेज भी नहीं आती, तो वहां तक बात पहुंचे तो सही। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिमन्यु जी इस काम में है कि पुराने जो इस तरह कॉमिक लोग हैं उनका भी एक्ट करो यार। चार्ली चैपलिन करते तो ऐसे करते, बिना लैंग्वेज के ऐसे करते, तो उसका भी मजा आएगा। तो मतलब ये हमारा जिम्मा बनता है कि जो हमारे बुजुर्ग कर गए हैं, नए बच्चों को बताएं। अच्छा, शो मुझे एंड करना है, लास्ट स्टेटमेंट में चाहूंगी अभिमन्यु पहले आपसे। वो लोग जो देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी और फिर बुराई करते हैं और फिर केस करते हैं और मुद्दे को बड़ा करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आपने अपनी मर्जी से देखा, आप अपनी मर्जी से ऑफेंड हो गए, आपने अपनी मर्जी से सोचा कि मैं इसका समाज बदल दूंगा, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से उस पर एलिगेशन लगा दिए। और सर आपसे आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या जो सटायर लिखना चाहते हैं, इनको आप क्या राय देंगे? मैं 2 बात कहूँगा, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, महाभारत पढ़िए, ओशो को पूरा पढ़ जाइए, राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। इंडिया को समझना बहुत आसान काम नहीं है। 3 तरह का इंडिया एग्जिस्ट करता है हमारे पास। 5 करोड़ का इंडिया, वो इंडिया का अमेरिका है। 50 करोड़ का इंडिया, इंडिया का मलेशिया है, मिडिल क्लास। 80 करोड़ का इंडिया, इंडिया का युगांडा है, जिसे सरकार 2 टाइम में खाना दे रही है। इंडिया में धर्म, कल्चर, फैमिली वैल्यूज इतने क्लोजली लिंक्ड हैं कि आपको इनको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत पढ़ने के बाद दूसरों की सेंसिबिलिटीज का सम्मान कीजिए, भले ही वो अपरेंटली गलत हो, भले ही वो, है ना। कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का सारे ज्ञानी आप ही नहीं हो, है ना। आपने कहा कि साहब सेम सेक्स रिलेशनशिप होनी चाहिए, इट्स ऑल राइट। फिर आप कहें कि इसको कानूनी बना दिया जाए, फिर आप ये कहें कि अपोजिट सेक्स की मैरिज को हम गैर कानूनी कर दें, ये 3 एक्सट्रीम हो गए, है ना। तो आपका व्यू पॉइंट परफेक्ट है, लेकिन जिस सोसाइटी में 100 में से 1 व्यक्ति सेम सेक्स रिलेशनशिप पे खड़ा हो रहा है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में आप बहुत फ्रिंज किस्म की माइनॉरिटी में हैं। तो अभी आपका व्यू है, लेकिन अगर इस व्यू को आप बहुत एग्रेसिव तरीके से पुश करेंगे तो एक पॉइंट के बाद बैकलैश आता है। तो आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य संयम के साथ काम करें। बहुत पढ़ लिख के थोड़ी सी समझ आपको 3 चीज़ों की आ जाती है। नंबर 1 उसमें ये होता है कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है।
नंबर 2 कि इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, और नंबर 3 जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसके साथ रहने की थोड़ी हिम्मत और कैपेसिटी डेवलप कर लूँ। हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए ही वही, जो ऑडियंस को चाहिए वही हम परोसेंगे। हम ऑडियंस को जाके रैंडम लोग हमें कुछ सुनने आए हैं, ज़ेन-ज़ी मुझे कुछ सुनने आया है, ठीक है, मैं जाके बोलूँगा पटती पटत पठन थी, पटती पटत पटत, इसमें कुछ उनको मज़ा नहीं आने वाला। तो हम वही परोसते हैं जो लोगों को खाना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आज के डिस्कशन से इतना तो साफ हो गया है कि स्टैंड अप कॉमेडी अब आने वाला एक नया ट्रेंड है। हर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है या कॉमेडी शोज करना चाहता है, उन्हें लगता है वो फनी है। लेकिन पहली बात तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखें कि वो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में या समाज की सीमाओं में क्या परोस रहे हैं, और साथ ही जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो परोस रहे हैं उसको ठीक करना, उसको बताना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कुछ और कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर एक विवाद बना देना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी कॉमेडी, ये सारा व्यंग्य, सारा सटायर सिर्फ आपका मन हल्का करने के लिए है, समाज का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।